गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम शो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे। आप में से कई सारे बच्चे जिन्होंने जो है नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने आत्मचिंतन किया होगा कि अब हमें आगे करना क्या है। ठीक है, देखो बेटा, याद रखना, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है कि आप अपनी सच्चाई को जाने, आप अपनी गलतियों को पहचाने आप, ठीक है, और उनको ठीक करने की तरफ आप आगे बढ़े। दूसरा होता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़े आप, ठीक है। देखो बेटा, जब तक तुम्हारे अंदर कोई जुनून या जिसे बोलूँ ना मैं, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं होगा ना, तब तक कोई भी तुम्हें दिशा नहीं दे पाएगा, ठीक है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं ना, उन सफल लोगों की में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो कॉमन होती है, वो ये होती है कि वो सब जो है वो हमेशा दे आर ऑलवेज ओपन टू लर्न, हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं, गलतियों को पहचान के सुधारने को तैयार रहते हैं। अब मैं देख रहा था कल की कुछ बच्चों का मैसेज ऐसा आया कि सर मैंने तो पूरी कोशिश कर दी, मैंने जान लगा दी, मैंने तो आपने एक भी दिन मैंने लापरवाही नहीं की, अब आप कैसे कह सकते हो कि मेरी गलती थी और मेरे 595 मार्क्स आ रहे हैं या 590 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, ठीक है, अब मेरे से नहीं बन पाएगा। तो देखो बेटा, ये तो क्या है, ये आप सोच रहे हो ऐसा, लेकिन जिन बच्चों के नंबर 700 जोड़ रहे हैं, 650 जोड़ रहे हैं, वो कैसे कर लिए बताओ, ठीक है। तो अपने आप को लिमिट मत करो कि ये मेरा मैक्सिमम था, नहीं, तुम्हारा और भी ऊपर का बेहतर स्केल हो सकता है जो तुम देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सारे लोग एक साथ पास नहीं हो सकते हैं, कुछ पास होंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे, ठीक है। फेल नहीं बोल रहा मैं, पीछे रह जाएंगे, ठीक है। जीतने वाले घोड़े में और हारने वाले घोड़े में फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का फर्क होता है। जो रेस होती है ना, उसमें थोड़ा ही फर्क होता है, मामूली फर्क होता है। तो ये नहीं बोल सकते आपकी भाई कि दूसरा वाला घोड़ा जो हार गया है, पीछे रह गया है, वो अयोग्य है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। वक्त वाली बात है। जैसे मुझे ध्यान अच्छे से कि 2003 में जब भारती का सिलेक्शन हुआ था, तो हम लोग ना राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल होता है दिल्ली में, जहाँ पर जो है वो मेडिकल चेकअप होता है यूपीएससी में सिलेक्टेड डॉक्टर्स का, ठीक है, यूपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट का, नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। तो हम भी वहाँ गए हुए थे, तो भारती के साथ मैं गया हुआ था उस समय। तो वहाँ पर एक लड़की और आई हुई थी यहाँ पे, जिसका भारती से पीछे रैंक था। भारती का रैंक जो है वो 290 कुछ रैंक था भारती का, और उसका जो रैंक था वो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनका रैंक काफ़ी पीछे था, मतलब ना 450-500 रहा होगा। वो 500-600 वैकेंसी हुआ करती थी उस जमाने में, ठीक है। तो अभी भी वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो उनको कोई दूसरा सर्विस मिला था उनको, तो पूछा भाई क्या सर्विस तुमको मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि मेरे को मिलेगा शायद डानिक्स मिलेगा, दिल्ली अंडमान निकोबार में जो जो स्टेट सर्विसेज है वो मिलेगा। उसके लिए यूपीएससी देना पड़ता है दिल्ली के लिए। तो थोड़ी डिप्रेस लगी मुझे, थोड़ी बात करते हुए, कह रही मेरा ऐसा हो गया, मैं तो पीछे, मैंने तो बहुत बेस्ट देने की कोशिश की थी। पता है नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर उन्होंने दोबारा एग्जाम लिखा, सी टॉप दी यूपीएससी 2004, टॉप कर दिया, ठीक है। यूपीएससी को टॉप कर लिया उन्होंने, ठीक है। और वो फिर फाइनली आईएएस बन के, पता नहीं किस कैडर में है वो, पंजाब में है कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो पॉइंट, ये नाम बोल रहा हूँ मैं उनका, तो पॉइंट ये नहीं है कि आप, वो उस समय बोल रही थी कि मैंने अपना बेस्ट दिया था इस बार, ठीक है, और मैं, मेरी रैंक बहुत पीछे, अब मैं शायद दूँ भी ना, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके दोबारा दिया। तो ऐसे मत सोचो, ये तरीका सोचने का ठीक नहीं है बेटा। दूसरी बात ये कि मैंने बीच में एक वीडियो डाला था, मेरे एक कमांडो का जो सिलेक्ट हुए पटना मेडिकल कॉलेज में है, उनको बायोमेंटर्स की ओर से जो है वो कंप्लीट पूरी एजुकेशन की स्कॉलरशिप, एमबीबीएस की का जो भी खर्चा सारा पूरे 5 साल के लिए जो है वो बायोमेंटर से स्पॉन्सर किया गया। बाकी लोगों को भी स्कॉलरशिप मिला है, किसी को बुक्स मिला है, किसी को हॉस्टल की फीस मिली है, तो किसी को कॉलेज फी मिली है, लेकिन उनको पूरा स्पॉन्सर किया गया। तो उसका एक वीडियो हमने डाला था, इंस्टाग्राम पर भी डाला था मैंने, और यूट्यूब पे भी डाला था शायद मैंने, ठीक है। तो कुछ बच्चों का बोलना था कि सर आप दिखावा क्यों कर रहे हो, ये तो दिखावा नहीं है बेटा, वो एक आवश्यकता होती है कि जैसे अभी हम लोग, जैसे एनजीओ हमारा काम कर रहा है ना, हमारे एनजीओ ने काम क्या किया, तो हमको उसके कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ये हमने काम किया, ये हमको अभी मालूम चली गई है। और उसका परिणाम ये हुआ, उस एक वीडियो को डालने का परिणाम ये हुआ कि देयर इज ए बैंक, एक बैंक है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, वो बायोमेंटर्स के साथ में टाई अप करना चाह रहा है बैंक, कि भाई आप अपने
जिन बच्चों को आवश्यकता है उनके डिटेल आप हमको भेजो, हम उनसे बात करेंगे और उनको हम जो है लो इंटरेस्ट रेट में और कोई बहुत ज़्यादा कोलेटरल नहीं लेंगे, उनको हम एजुकेशन लोन अच्छे दामों में प्रोवाइड करेंगे और गैप भी देंगे। मतलब वो कुल मिलाकर बात ये कि वो आपको जो बाजार में जो दूसरे एजुकेशन लोन वाले लोग जिससे वो बड़ा नेगोशिएट करते वैसा नहीं करेंगे, वो हर बच्चे की मदद करने को वो तैयार हैं बैंक वाले, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिन बच्चों को हम स्कॉलरशिप नहीं दे सकते कम से कम वो बैंक के थ्रू हेल्प ले लें वो लोग। तो उसका प्रोसेस जारी है अभी कि सारस्वत बैंक और बायोमेंटर्स जो है वो एक साथ जुड़कर जो है वो बच्चों के एजुकेशन लोन में भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। वो एक वीडियो उन्होंने दिखाया कि मैंने ये वीडियो देखा था, उनके मैनेजर ने दिखाया कि ये वीडियो देखा था, इसके आधार पर मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, ठीक है। और तो ऐसा नहीं है, कई बार क्या था, कई बार उसके बाद वही वीडियो उसी वीडियो के चलते फिर ये हुआ कि इधर इज अ कंपनी, मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बड़ी कंपनी मुंबई की, उन्होंने जो है वो हम लोगों को CSR देने का वादा किया कि हम आपको जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ फंड देंगे जो इन बच्चों को आप आगे पास ऑन कर सकते हो। जब सब मदद करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, NGO आगे बढ़ेगा और बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। हमको NGO से एक भी रुपया नहीं चाहिए, हमको, हम लोग जो काम करते हैं वो निःशुल्क, उसकी भी फीस चार्ज नहीं करते कोई, जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको भी हम बायोमेंटर से सैलरी देते हैं, NGO से एक भी पैसा हम जो है वो बच्चों के अलावा कहीं और नहीं देते हम लोग। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमेशा चीज़ों में नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना ठीक नहीं है, आपको पॉजिटिव पक्ष भी देखना चाहिए कि भाई इसका क्या और पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। पॉइंट ये है कि मेरा मानना ये है बेटा कि अभी जिन बच्चों के नंबर थोड़े भी आसपास है ना, पढ़ाई मत छोड़ो अभी आप, ठीक है। मान लो अब क्या है, अब कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैंने गौर किया, मतलब मैं अभी पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, मैं पूरा एनालिसिस डेटा निकलवा रहा हूँ अपनी टीम से, मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो टीम डेटा निकाल कर देगी मेरे को। तो मेरे विचार में +10 से +15 कट ऑफ ऊपर जा सकता है, पेपर का लेवल कम रहा, ठीक है। केमिस्ट्री का लेवल कम रहा, फिजिक्स का लेवल कम रहा, बायो का लेवल तो कम रह ही रहा है इस बार, ठीक है। तो मतलब 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं कट ऑफ के ऊपर। अब आपको देखना है कि वो स्टेट पर भी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में आप, उस पर भी निर्भर करता है चीज। राजस्थान यूपी का कट ऑफ ऊपर है, जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का नीचे, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो इसलिए उसको देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन अभी मैं बोलूंगा आपसे कि अभी एकदम से घबराए ना, बिल्कुल भी, है ना, भड़बड़ा के घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन बच्चों ने को क्लियर है कि भाई 550 नंबर आ रहा है, अपना 500 नंबर है, 450 नंबर है, बेटा बिल्कुल पहली फुर्सत से 1 जून से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। बायोमेंटर्स का 1 जून से जो है वो टारगेट बैच शुरू हो रहा है, और टारगेट बैच में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, सारा कुछ पढ़ाएंगे, सारा कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, नई एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, और पुरानी जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर को बाद में लेंगे, ताकि हमको तब तक हमें क्लैरिटी मिल जाए कि क्या होने वाला है। अदरवाइज हमारा पूरा फोकस रहेगा नई एनसीईआरटी बुक पर, हमारा पूरा फोकस रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, हमारा पूरा फोकस रहेगा उन चीज़ों पर जो नीट 2024 में आ सकती है, ठीक है ना। तो हम जो है वो वैसे कवर करेंगे, बेसिक से कवर करेंगे। हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है, और कभी होती भी नहीं है। इसके अलावा बैच जो है वो पूरा आप समझ लीजिए कि फरवरी लास्ट में, कल टीचर से मेरी बात हुई, मीटिंग थी हम लोगों की, तो फरवरी लास्ट में आपका कोर्स पूरा कर देंगे। बायोलॉजी में आपको मुझे 1 आध वीक एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, ठीक है, अदरवाइज मैं भी फरवरी लास्ट में बैच को पूरा कर दूंगा। और 11-12 के बैच ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, तो उनसे हमको वैसा इस बार हम नंबर ऑफ लेक्चर भी टारगेट बैच में कम रखेंगे, ताकि बच्चों का कंप्लायंस बेहतर रहे, बच्चों का बैकलॉग ना लगे। तो समझ लीजिए आपके 3 या 4 लेक्चर से ऊपर हम जो है एक दिन में नहीं रखेंगे इसमें हम, ठीक है। बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल वैसे पूरा 100% बायोलॉजी टारगेट बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा। लेक्चर 90% से ऊपर लेक्चर न्यूली रिकॉर्डेड रहेंगे। 10% मैंने इसलिए बोला, कभी कभी मान लो मेरी तबीयत ठीक नहीं, कोई इशू हो गया तो मुझे शायद पुरानी रिकॉर्डिंग असाइन करना पड़े, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100% मैं आपको नया रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूँ बेहतर। लेक्चर अब रिकॉर्डेड रखना है या लाइव रखना है वो आपको डिसाइड करना है। तो मैं एक पोल डाल दूंगा, आप डिसाइड कीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है रिकॉर्डेड में क्या डिसिप्लिन नहीं बिगड़ता कभी आप बीमार है, मेरे को पर्सनल कोई वजह है, तो उससे क्लास कैंसिल नहीं होती है। क्लास कैंसिल होने से कोर्स आगे खिंच जाता है। तो वो चीज़ों को रखने के लिए हम डाउट के लिए लाइव सेशंस को रखें, कि हम जो है वो लाइव MCQ लगवा दें आपको, ठीक है। मतलब कुछ एक अलग स्ट्रीम शुरू कर दें, यहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर पाए और लाइव भी आ पाए, लेकिन क्लासेस अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती रहना चाहिए, ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती रहना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैं आपसे ओपिनियन लूंगा इस बारे में। तो अभी हिम्मत बिल्कुल मत हारो। कई बार क्या होता है, हमें लगता है
कि हम जीत से दूर है लेकिन हम जीत के बिल्कुल पास होते हैं। एक बार और करोगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। कहते हैं ना कि 100 बार हथौड़ा मारा पत्थर नहीं टूटा, 101 भी बार हथौड़ा मारा पत्थर टूट गया। तो वो 100 बार मारा ना तो अंदर दरार पड़ रही थी, 101 की बार में वो दरार गहरी हो गई और टूट गया पत्थर। तो क्या भरोसा कि हम 100 भी बार पहुंच चुके हों, ठीक है। यानी हमारे जो प्रयास है उस लेवल पर पहुंच चुके हो कि अगला एक प्रयास करें और टॉपर बन जाए, ठीक है बेटा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।